हेलो एवरीवन, पूनम लोहान के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है और मैं आप सबको नमस्कार करती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंटेलिजेंस। आज हम इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ेंगे कि इंटेलिजेंस क्या होती है और इंटेलिजेंस की थ्योरी क्या होती हैं, कि बुद्धि हम किसे बोलते हैं और बुद्धि के सिद्धांत कौन कौन से हैं, कि किस किस तरीके से व्यक्तियों की अलग अलग बुद्धि होती है और उनकी बुद्धि काम करती है। तो मैंने पहले भी इंटेलिजेंसी की कुछ वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। मैं आप लोगों को आई बटन में उसका लिंक दे दूंगी, तो आप वहां से उन चीज़ों को आप देख सकते हैं। तो आज हम थोड़ा सा इंटेलिजेंसी के डेफिनेशंस करते हैं, उसके बाद हमारे थ्योरी स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि थ्योरीज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये आपके पीजीटी एस्टेट और जो आपका पेडागोजी का सिलेबस है वहाँ पर भी काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। तो व्हाट इज इंटेलिजेंस, कि इंटेलिजेंस क्या होती है। इंटेलिजेंस इज क्लोजली रिलेटेड टू इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट मीन्स कि जो आपकी अंदर निहित है, जो छिपी हुई है, एक ऐसी योग्यता होती है विच इज कॉम्प्रिहेंसिव टर्म, जो एक कॉम्प्रिहेंस यानी कि छोटा रूप देने वाली टर्म होती है। जैसे आपके इंग्लिश के एग्जाम में या फिर इंग्लिश में भी कॉम्प्रिहेंसिव पैराग्राफ आपसे पूछे जाते हैं कि वो बहुत लंबा एक पैराग्राफ होता है, लेकिन हमें उसकी एक शॉर्ट फॉर्म तैयार करके देनी पड़ती है। तो वैसे ही इंटेलिजेंसी हमारी क्या होती है, एक अंतर्निहित यानी कि हमारे अंदर छिपी हुई योग्यता होती है, और विच इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म फॉर ऑब्जर्विंग। अब देखिए, ये जो ऑब्जर्विंग है ये क्या काम करती है। ऑब्जर्विंग में हम क्या बोलेंगे, ये ऑब्जर्विंग है जैसे आप कहीं बाहर गए हैं या फिर आपने कोई लेक्चर अटेंड किया है, तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, जो वहाँ के स्टिमुलस हैं, आप लोगों ने उसको कैसे ऑब्जर्व किया, यानी कि उसको देखा है। ऑब्जर्व करने के बाद होता है अंडरस्टैंडिंग, कि फिर क्या आप उन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाए हैं, कि जहाँ भी आप मान लीजिए अपने कॉलेज में जाते हैं या फिर अपने स्कूल में जाते हैं, बाय चांस कहीं आपको अपने एक ऐसे अननोन इन्वायरमेंट में जाना पड़ता है, तो वहाँ पर चीज़ों को आप कैसे देखते हैं, तो वहाँ पर भी ये टर्म काम आती है। अंडरस्टैंडिंग मीन्स कि आपने जो सिचुएशन ऑब्जर्व की है उसके बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है उस चीज़ के बारे में। फिर आता है थिंकिंग। थिंकिंग में क्या है कि आपने उस पूरी सिचुएशन को ऑब्जर्व किया, अंडरस्टैंड किया और फिर उसको थिंक किया, यानी कि उस चीज़ के बारे में आपने उसके बारे में सोचा है। फिर है रिमेम्बरिंग। रिमेम्बरिंग क्या होती है कि जो भी सिचुएशन चलती आ रही है, फिर आपने जैसे ऑब्जर्व किया है, उसको अंडरस्टैंड किया, फिर आपने उसको थिंकिंग में डाला। फिर है रिमेम्बरिंग कि आपको उसके बारे में कितना रिमेम्बर रहता है। फिर है नोविंग कि आपने उसकी बारे में कितना जानने की कोशिश की है। तो इन सभी को मिलाकर हमें क्या हो जाता है, एक नॉलेज प्राप्त, जिसको बोलते हैं गेटिंग नॉलेज। तो ये हमारी पूरी एक डेफिनेशन है इंटेलिजेंस के बारे में, कि कॉम्प्रिहेंसिव टर्म किस किस चीज के लिए है, ऑब्जर्विंग के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, थिंकिंग के लिए, रिमेम्बरिंग के लिए, नोविंग के लिए और गेटिंग नॉलेज के लिए। तो ये आपके पॉइंट कहाँ काम आएंगे, जब आपके पास कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, वहां पर आपको ये पूछा जाएगा कि व्हाट इज इंटेलिजेंस, उसमें से आपको यहाँ से 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। या तो आपको बताना पड़ेगा कि इसमें से कोई और क्या नहीं है, कि इंटेलिजेंसी कॉम्प्रिहेंसिव टर्म में क्या नहीं है, आपको वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन कौन से कॉम्प्रिहेंसिव टर्म के रूप में इंटेलिजेंसी का यूज किया जाता है। तो आपको ये पॉइंट अच्छे से याद करने हैं, ऑब्जर्विंग, अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग, रिमेम्बरिंग, नोविंग एंड गेटिंग नॉलेज। अब बताया गया है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने इंटेलिजेंस के बारे में क्या बोला है। तो इन्होंने बताया है कि इंटेलिजेंस एज द पावर ऑफ परसीविंग। अब ये देखिए, जो मैंने पिक्चर लगा रखी है, इसमें जो ये पिक्चर दिखा रखी है, इसमें हमने ह्यूमन के ब्रेन को दिखाया है। तो ये जो आई है, ये क्या करती हैं, ये परसीव कर रही हैं। अब देखिए कि परसीविंग क्या होता है, प्रत्यक्षण करना, किसी चीज को सामने से देखना। अब हम ये नहीं बोलेंगे कि आपके सामने जो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई गाड़ी खड़ी है या फिर कोई पशु खड़ा है, तो आप उसको सीधे ये नहीं बोलेंगे कि वो पशु है। इसमें क्या होता है कि जो आपके सेंसेस हैं, जो आपके 5 सेंसेस हैं, आई, ईयर है, आपकी स्किन है, आपकी टंग है, ये क्या करती हैं, एक सेंस का काम करती हैं, और उन सेंसेस से क्या होता है, आप उन चीजों को परसीव कर पाते हैं। उसके बाद है लर्निंग, कि आपने जो कुछ देखा है, जो परसीव किया है, जो आपके सेंसेस ने आपको बताया है,
फिर आपने उसको एक नाम दिया, उसको बोलते हैं परसीविंग या परसेप्शन, कि जो भी हमारे सेंसेस हमारे लिए इंफॉर्मेशन लेकर आती हैं, हम फिर उसको एक नाम देते हैं, उसको बोला जाता है परसीविंग। फिर हमने जो देखा उसको कितना हमने लर्न किया है। अंडरस्टैंड करना मीन्स कि हमने एक चीज को देखा कि हमने हमारे सामने कोई ऑब्जेक्ट है, हमारी सेंसेस ने बताया कि वो एक पशु है या फिर एक गाड़ी है, हमने उसको परसीव किया, हमने लर्न किया कि हमारी सेंसेस काम करती है और सेंसेस के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, तो वहां से हमारी लर्निंग हो जाती है। फिर आता है अंडरस्टैंडिंग, कि आपने परसीविंग करने के बाद, लर्निंग करने के बाद अंडरस्टैंड किया है। फिर है नोविंग, कि आपने उन सब के बारे में जान लिया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका स्टेट में आता है कि अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इंटेलिजेंस एज द पावर ऑफ, कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने इंटेलिजेंसी को किस किस के रूप में, पावर के रूप में डिफाइन किया है? परसीविंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग। तो आपको यहाँ से भी 4 पॉइंट याद करने हैं। फिर आता है अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने कौन था? ये सबसे पहला साइकोलॉजिस्ट था जिसने इंटेलिजेंसी के बारे में अपने कुछ विचार दिए थे, और इन्होंने ही एक टेस्ट दिया था 1905 में। वो भी मैं आपको करवा चुकी हूँ, मेरी वीडियोस में आपको मिल जाएगा, जहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, तो आप प्लीज वो प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। अब देखिए, अल्फ्रेड बिने ने इंटेलिजेंस को किस रूप में डिफाइन किया है? द एबिलिटी टू जज वेल, कि हमारे सामने जो भी सिचुएशन आती है तो हम उस सिचुएशंस को कैसे जज कर सकते हैं, कि हमारी जज करने की योग्यता क्या है, इंटेलिजेंसी है। अंडरस्टैंडिंग वेल, कि जो भी हमारे सामने सिचुएशंस है, हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो प्रेजेंट सिचुएशन बोल रही है, हमने उस चीज को कैसे अंडरस्टैंड किया है। एंड रीजन वेल, और वो किस कारण से हुआ है, क्या क्या उसके पीछे लॉजिक हो सकते हैं, ये क्या है आपकी इंटेलिजेंसी। ये किसने बताई है? अल्फ्रेड बिने ने बताई है, कि द एबिलिटी टू जज वेल, अंडरस्टैंडिंग वेल एंड रीजन वेल। तो यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है आपके एस्टेट के लिए। अब इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 1 फैक्टर थ्योरी दी थी। अल्फ्रेड बिने ने 1 फैक्टर थ्योरी दी थी। इन्होंने ये बोला था कि एक व्यक्ति जो भी काम करता है, चाहे वह उसका क्रिटिकल काम है या क्रिएटिव काम है या फिर उसका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, रीजनिंग वो करता है, तो वो सब क्या है कि उसके पीछे सिर्फ एक ही फैक्टर काम करता है, कि हम जितने भी काम करते हैं, हमारी डेली लाइफ के, हमारे एग्जाम की तैयारी हम करते हैं या फिर हमारा डोमेस्टिक वर्क हम करते हैं, तो वो सब क्या है, सिर्फ एक फैक्टर है, और एक फैक्टर के कारण ही व्यक्ति अपने काम कर पाता है। तो देखिए इन्होंने कैसे डिफाइन किया है, इंटेलिजेंस एज ए कंसिस्टिंग ऑफ वन सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज विच कैन बी यूज्ड फॉर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम इन एन इंडिविजुअल एनवायरनमेंट, कि एक ऐसी योग्यता है जो किस लिए काम आती है, फॉर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम, कि हमारे सामने कोई भी प्रॉब्लम है हम उसको सोल्व करते हैं, इन एन इंडिविजुअल एनवायरनमेंट, कि एक व्यक्ति जिस भी इन्वायरमेंट में रहता है उसके सामने कौन कौन सी प्रॉब्लम आती हैं और वो उन प्रॉब्लम को सोल्व कर लेता है, तो वो क्या है, इंटेलिजेंसी है। यानी कि एक सिंगल फैक्टर, यानी कि 1 फैक्टर जो व्यक्ति काम करता है, चाहे वो उसकी समस्याओं को सुलझाने की प्रक्रिया है या फिर वो कोई नया काम करता है या फिर कोई रचनात्मक कार्य वो करता है, तो उन सब के पीछे क्या करता है, सिर्फ एक फैक्टर है जो काम करता है। अब आती है बात 2 फैक्टर थ्योरी की। जब बिने ने अपनी 1 फैक्टर थ्योरी दी थी तो वहां पर कई साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये बोला था कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति में जो भी काम करने की योग्यता है वो सिर्फ एक फैक्टर से ही हो, इसके लिए अलग अलग फैक्टर भी काम करते हैं। अब 2 फैक्टर थ्योरी आई, चार्ल्स पीर्समैन ने 1927 में दिया था। इन्होंने क्या किया था, ही यूज्ड स्टैटिस्टिकल मेथड, कि एक संख्यात्मक विधि का इन्होंने यूज किया था जिसको बोला जाता है फैक्टर एनालिसिस। इन्होंने फैक्टर एनालिसिस का यूज किया था जो एक स्टैटिस्टिकल मेथड है। इन्होंने इसमें 2 फैक्टर दिए थे, जनरल फैक्टर एंड स्पेसिफिक फैक्टर, कि एक जनरल फैक्टर होता है और एक स्पेसिफिक फैक्टर होता है। अब हम बात करते हैं, इसको बोलते हैं जी फैक्टर, यानी कि जनरल फैक्टर का जो कैपिटल लेटर है जी, हमने इसको ले लिया जी फैक्टर में काउंट कर लिया, और ये हमारा है एस, यानी कि हमारा स्पेसिफिक फैक्टर, इसको बोलते हैं एस फैक्टर। अब मैं आपको समझाती हूँ सिंपल भाषा में कि एस फैक्टर क्या होता है और जी फैक्टर क्या होता है। एक बार हम ये पढ़ लेते हैं कि क्या बताया गया है।
इन 1927 चार्ल्स पियर्समैन प्रपोज्ड अ टू फैक्टर थ्योरी। इन्होंने कब दी थी थ्योरी? 1927 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, आपको ये डेट याद करनी है कि टू फैक्टर थ्योरी कब आई थी? 1927 में। ये क्वेश्चन कई बार आता है आपके एस्टेट में और आपके पेडागोगी में। तो उन्होंने क्या किया था? टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसी एम्प्लॉइंग ए स्टैटिस्टिकल मेथड कॉल्ड फैक्टर एनालिसिस। ये मैंने बता दिया आपको कि इन्होंने अपने जो थ्योरी दी थी टू फैक्टर थ्योरी, उसमें उन्होंने एक मेथड का यूज किया था और उसको बोलते हैं फैक्टर एनालिसिस। यानी कि फैक्टर एनालिसिस का मतलब क्या है कि जब हम एक घर बनाते हैं, उस घर में हमारे बोला तो एक घर ही जाता है, लेकिन उस घर को बनाने में हमने किस किस फैक्टर को यूज किया है? ईंटें हमने यूज की हैं, सीमेंट हमने यूज किया है, उसके लिए हमने कार्डबोर्ड यूज किया है, दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं। तो क्या है? फैक्टर। यानी कि अलग अलग फैक्टर के मिलने से क्या हुआ? आपका एक घर तैयार हुआ है। He showed that intelligence consisted of a G factor and some specific factor, कि इसलिए इसमें एक G फैक्टर बोला गया और एक S फैक्टर बोला गया है। अब देखिए G फैक्टर क्या है? The G factor includes mental operations, कि हमारा G फैक्टर मेंटल ऑपरेशंस को इंक्लूड करता है, which are primary and common to all performance, कि जो सब के अंदर कॉमन होता है और जितनी भी हमारी परफॉर्मेंस होती हैं उन सब के लिए क्या किया जाता है? हमारा G फैक्टर एक मेंटल ऑपरेशन की तरह काम करता है। अब देखिए, इन एडिशन टू द G फैक्टर ही सेड दैट देयर आर आल्सो मेनी स्पेसिफिक एबिलिटी, दीज आर कंटेन्ड इन व्हाट ही कॉल्ड द S फैक्टर। इन्होंने ये बोला है कि जो हमारा G फैक्टर है जब वो काम करता है तो उसके अंदर बहुत सारी स्पेसिफिक एबिलिटी भी जुड़ जाती हैं, कि बहुत सारे S जुड़ने के बाद क्या होता है? एक G फैक्टर काम करता है। एक्सीलेंट सिंगर, जो सिंगर होते हैं जो मतलब गाना गाते हैं, जैसे आपके लता मंगेशकर लगा लीजिए या फिर कोई भी जो आपका फेवरेट सिंगर होता है, तो उसमें कॉमन परफॉर्मेंस के लिए G फैक्टर है, लेकिन वो G फैक्टर के साथ बहुत सारे S फैक्टर जुड़े हैं, तब जाकर वो एक सिंगर बना है। आर्किटेक्ट्स हैं एंड एथलीट्स हैं, मे बी हाई ऑन G फैक्टर। ये क्या होती है? G फैक्टर के अंदर हाई होता है, बट इन एडिशन टू दिस दे हैव स्पेसिफिक एबिलिटीज विच अलाउ देम टू एक्सेल इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन। लेकिन उसके अंदर एक G फैक्टर है, लेकिन साथ में कई सारे S फैक्टर भी उसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। अब देखिए, बिल्कुल सिंपल भाषा में मैं आपको समझाती हूँ कि G फैक्टर क्या है और S फैक्टर क्या है। समझने की कोशिश कीजिएगा आप। देखिए, हम सभी ने 10th पास की है। जब हमने 10th पास की है तो जो हमारे सब्जेक्ट थे वो सभी कॉमन सब्जेक्ट थे, यानी कि उस 10th क्लास तक हमारा जनरल फैक्टर काम करता है। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाएगी G फैक्टर को हमने कैसे इंक्लूड किया है। उसके बाद देखिए, जब बच्चा 10th से +1 में जाता है तो स्पेसिफिक सब्जेक्ट लेता है, वो आर्ट्स में इंक्लूड हो जाएगा या फिर कॉमर्स में, मेडिकल या नॉन मेडिकल। तो देखा आपने कि जनरल फैक्टर कहाँ तक है? जब हम सब एक जैसा काम करते हैं, मिलकर एक जैसा काम करते हैं, वो क्या हमारा जनरल फैक्टर। लेकिन जब जनरल फैक्टर से अलग हमारी स्पेशल एबिलिटीज होती हैं जिनके बारे में हम काम करना चाहते हैं, वो क्या हो जाता है? आपका स्पेसिफिक फैक्टर। यहाँ से आपको क्लियर है कि G फैक्टर क्या है और स्पेसिफिक फैक्टर क्या है। G यानी कि कॉमन, जो सबके अंदर कॉमन है, समान है, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग वो करता है, लेकिन कई बंदे उस प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर लेते हैं और कई उसमें टाइम लगाते हैं। अब जिसने जल्दी सॉल्व कर लिया उसके अंदर स्पेसिफिक फैक्टर काफ़ी सारे हैं, जिसने टाइम लगा दिया उसके अंदर स्पेसिफिक फैक्टर कम है। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ G फैक्टर, कि G फैक्टर की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती हैं। इट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन्स कि जब हमारा जन्म होता है उस टाइम से लेकर हमारे एंड लाइफ तक वो क्या है? कांस्टेंट है, स्थिर रहता है, ना वो घटता है और ना वो बढ़ता है। इट इज अ जनरल मेंटल एनर्जी, कि जो हम काम करते हैं, जब जैसे हम सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, हमारी दिनचर्या का हम काम करते हैं, तो उस काम को करने के लिए हमें क्या देती है? एक मेंटल एनर्जी के रूप में G फैक्टर काम करता है। इट इज यूनिवर्सल इनबॉर्न एबिलिटी, कि ये हमारे जन्म से, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है, जब वो इनबॉर्न होता है, तो उस टाइम से उसके अंदर G फैक्टर उपस्थित होता है। द अमाउंट ऑफ G डिफर फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। अब ये नहीं है कि सभी व्यक्ति में G समान मिलेगा। जैसे जैसे उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी बनेगी, जैसे जैसे उसके काम करने की योग्यता बनेगी, तो अलग अलग व्यक्तियों में G फैक्टर अलग अलग होता है, लेकिन वो होता है इनबॉर्न। इट इज यूज्ड इन एवरी एक्टिविटी ऑफ लाइफ,
कि हमारी लाइफ में जो भी हम काम करते हैं, जो भी हमारी एक्टिविटी होती है, उसमें क्या होता है, हमारा जी फैक्टर इंक्लूड होता है। ग्रेटर द जी इन इंडिविजुअल ग्रेटर इज सक्सेस इन लाइफ, कि जितना एक व्यक्ति के अंदर जी फैक्टर होता है, जितना वो बढ़ता चला जाएगा, उस व्यक्ति की सफलता उसके हाथों में आती जाएगी। अब हम बात करते हैं एस फैक्टर की, कि एस फैक्टर कैसे काम करता है। इट इज लर्न एंड एक्वायर इन द इन्वायरमेंट। लर्न कि हमारा इनबोर्न नहीं होता है, ये हम सीखते हैं। और कहाँ से सीखते हैं, हमारे इन्वायरमेंट से, कि जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं उस इन्वायरमेंट से हम एस फैक्टर को सीखते हैं। जैसे आपने देखा है कि डॉक्टर्स जो होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं वो भी डॉक्टर बन जाते हैं। कई जो एक्टर होते हैं उनके बच्चे एक्टर बन जाते हैं, और जो प्रोफेसर होते हैं उनके बच्चे प्रोफेसर बन जाते हैं। तो ये क्या है कि जिस इन्वायरमेंट में वो बच्चे रहते हैं उस इन्वायरमेंट से वो एक्वायर करते हैं किसको, एस फैक्टर को। इट वेरीज फ्रॉम एक्टिविटी टू एक्टिविटी इन द सेम इंडिविजुअल, मीन्स कि एक ही इंडिविजुअल के अंदर एस फैक्टर एक्टिविटी टू एक्टिविटी, यानी कि जो भी वह कार्य करता है अलग अलग कार्यों में वो डिफर होता चला जाता है। इंडिविजुअल डिफर इन द अमाउंट ऑफ एस एबिलिटी, कि एक एस की एबिलिटी यानी कि जो स्पेसिफिक फैक्टर है उसकी एबिलिटी भी अलग अलग होती है। एस फैक्टर रिप्रेजेंट ए पर्सन स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटीज, कि जो एस फैक्टर होता है वो क्या करता है, एक व्यक्ति की स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, सम में बी बेटर इन म्यूजिक और बी मोर क्रिएटिव, यानी कि कुछ जो म्यूजिक में अच्छे हैं और कुछ हमारे इससे भी ज़्यादा क्रिएटिव हैं। जैसे एस फैक्टर में बात करती हूँ, जैसे आपने सचिन तेंदुलकर का नाम तो सुना है, ऑलमोस्ट सबने सुन रखा है, धोनी का नाम आप सबने सुन रखा है। तो उसके अंदर एस एबिलिटी क्या है, क्रिकेट की, उनके बैट की, कि वो अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। ऐसे ही आपने लता मंगेशकर का नाम भी सुना होगा, उसमें कौन सी एस एबिलिटी है, सिंगिंग की, कि वो गाना बहुत अच्छा गाती हैं। लेकिन जी तो उन लोगों में भी है, कॉमन काम तो वो लोग भी करते हैं, अपनी डेली की एक्टिविटी करते हैं। तो इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि जी फैक्टर क्या है, वो हम सब के अंदर होता है, इनबोर्न होता है। जो हमारी डेली एक्टिविटी है, जो हम डेली के काम करते हैं, उसमें हमारा एस फैक्टर काम करता है। लेकिन स्पेसिफिक फैक्टर, कोई आपका साइकोलॉजी का प्रोफेसर है, कोई आपके मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं, तो वो क्या है, एस एबिलिटी, कि एक लेवल तक जी फैक्टर सब में इक्वल होता है, लेकिन एक लेवल के बाद जब एस फैक्टर की बात आती है तो वो अलग हो जाता है। क्लियर है? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि जी फैक्टर क्या है और एस फैक्टर क्या है। अब देखिए जी फैक्टर क्या है, जनरल एबिलिटी, कार ड्राइविंग, कि आप लोग कार चलाते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं आपकी एस मैकेनिकल, कि आपको उस यंत्र का बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। स्पाइटल, जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको दूरी का आभास भी होना चाहिए। न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल में आपकी जो स्पीड ज्यादा होती है कम होती है, आपको उसकी भी नॉलेज होती है। एंड वर्बली क्या होता है, आप बोलते भी हैं। तो क्या हुआ, एक जी का क्या काम है कि आपको एक गाड़ी चलानी है, लेकिन इसके अंदर आपके क्या क्या काम किए, मैकेनिकल एस ने काम किया, स्पाइटल एस ने काम किया, न्यूमेरिकल एस ने काम किया और वर्बल एस ने काम किया। तो ऐसे ही ये काम करते हैं। जी क्या, जनरल एबिलिटी, और ऐसा आपका है स्पेसिफिक एबिलिटी। तो थैंक यू, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का कंटेंट अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।